अस्सलाम वालेकुम। तो आज के सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के इस तीसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक सी के प्रोग्राम या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का एक बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो सेक्शन है इसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं एंड इट इज़ नॉर्मली यूज फॉर कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अपने रिमार्क्स या कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैम्पल प्रोग्राम, ठीक है, ये एक सैम्पल प्रोग्राम है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एडिशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम एडिशन के लिए होगा। और चूंकि ये कमेंट्स हैं तो ये कंपाइलर इसको ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि कंपाइलर जो है वो इसको इग्नोर करता है इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को। ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए होता है कि वो समझ सके, अगली बार जब वो ओपन करे तो उसको पता लग जाए कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर किया क्या हुआ है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो हमारे पास है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन जो है ये इसमें बेसिकली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं और उसमें हम हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है? ये हैश का जो सिंबल है, हैश इंक्लूड, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस होने से पहले ये काम होता है, इस वजह से इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। और जो आपको ये stdio.h ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल क्या होता है? एक हेडर फाइल में आप लोगों के बिल्ट इन कोड्स पड़े होते हैं। सी या सी प्लस प्लस में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि पहले से डिफ़ाइन करके भेजे गए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि पहले से डिफ़ाइन करके भेजे गए हैं, तो आपको इनको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। लेकिन एक काम आप ज़रूर करेंगे कि उसकी लाइब्रेरी या हेडर फाइल, इसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं, या हेडर फाइल आप ऊपर जो है वो आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोग इसको इंक्लूड नहीं करते तो फिर आपका वो मुतालिका फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। मुतालिका जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो फिर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड में हम बहुत सारी लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आगे जाके फिर हम डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन बहरहाल जो लिंक का सेक्शन है इसमें हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हेडर फाइल जो है इसकी मिसाल आप ले सकते हैं एक डिक्शनरी की तरह। जैसे आपको किसी वर्ड की मीनिंग अगर नहीं आती तो आप डिक्शनरी उठा के उसमें देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाती है। तो इस तरह आप समझ लें कि ये सी की एक डिक्शनरी है जो कि हमें इंक्लूड करना होगी जब हम बिल्ट इन या बने बनाए जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो हमें ये डिक्शनरी ज़रूर इंक्लूड करनी है। उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। देखिए, सी लैंग्वेज जो है बेसिकली, या सी प्लस प्लस जो है, ये बिल्कुल अलजेब्रा के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स और ये सारी किस्म की चीज़ें होती हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें लॉजिक का थोड़ा तड़का जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो वो थोड़ी सी अलग चीज़ है जो कि आप प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है इसमें हम लोग जो हैं किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और उसको फिर वैल्यू देते हैं, और वो मेन फंक्शन के अंदर भी और मेन फंक्शन के बाहर भी फिर वैलिड होता है।
जो अगला हमारे पास सेक्शन है इसको मेन फंक्शन बोलते हैं, ये वाला, इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। आपका जो मेन फंक्शन है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है, एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। तो ये वाइड मेन आप देख रहे हैं, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होता है सी या C++ में, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन ये कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ से आप लोगों की एग्जीक्यूशन जो है बाकायदा तौर से वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों को डिक्लेरेशन करनी होती है, वेरिएबल्स वगैरह आपको डिक्लेयर करने होते हैं, और फिर आपको उस वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है, तो वो होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। आखिरी जो इसका पार्ट है ये वाला, इसको सब प्रोग्राम सेक्शन बोलते हैं। सब प्रोग्राम सेक्शन जो है बेसिकली ये हम अगर कुछ फंक्शन वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं, एक तो मेन फंक्शन है, एक अपने फंक्शन जो कि आप लोग खुद डिफाइन करना चाहते हो। फंक्शन मैंने आपको बताया ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक बहुत सारा कोड हम एक ही जगह पे बंद करके उससे फिर काम लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं, उसमें फिर सिर्फ हम वैल्यूज़ पास करेंगे और वो फंक्शन फिर हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको सिर्फ वैल्यूज़ देंगे जैसे कि 2 और 5 इस तरह, ठीक है। तो वो फिर आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन की डिफिनीशन यहाँ पे होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था सी प्रोग्राम का, जिसमें पहले डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैंने आपको बताया था द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कमेंट lines giving the name of the program and the author and other details which the programmer would like to use later, ठीक है। मैंने आपको बताया ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है, नॉट फॉर द कंपाइलर। वो उसको ट्रांसलेट नहीं करता, कंपाइलर इन चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अगला जो सेक्शन है लिंकिंग। द लिंक सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शंस फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है। सिस्टम लाइब्रेरी में जो आपके पास हेडर फाइल्स पड़े होते हैं या फंक्शंस की जो डेफिनेशन पड़ी होती है, ये लिंक सेक्शन उसको लिंक करता है हैश इंक्लूड की मदद से। तो वो जो बने बनाए फंक्शन जो मैंने बताया था डिक्शनरी के एग्जांपल, तो वो डिक्शनरी जो है वो उठा के आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देता है। तो फिर उस डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो वो पहले से डिफाइन किए गए वर्ड्स हैं, आप उनको सिर्फ यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। इस तरह डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन में मैंने आपको बताया, अच्छा उससे पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन आता है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन हमारे पास जो है वो होता है जिसमें हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि पूरे प्रोग्राम में यानी मेन के अंदर और मेन से बाहर जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन का मैंने आपको बता दिया कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट, एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल्स वगैरह की डिक्लेरेशन करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उनको वैल्यूज असाइन करते हैं। और फिर जो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिबल पार्ट, इसमें फिर हम उन वेरिएबल्स के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स लेता हूँ x और y। x को मैं वैल्यू देता हूँ 5, y को मैं वैल्यू देता हूँ 10। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। फिर मैं क्या करता हूँ, x और y को मैं जमा करता हूँ और उसका रिजल्ट मैं सम के अंदर स्टोर करता हूँ। सो दिस इज एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हम करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन का जो स्टार्ट है वो करली ब्रेसेस से होता है और एंड भी वो करली ब्रेसेस के ऊपर ही होता है, ठीक है। आखिर में हमारे पास होता है सब प्रोग्राम। तो सब प्रोग्राम में मैंने आपको बताया जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो यूज़र खुद, एक तो
बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो सी में पहले से डिफ़ाइन होते हैं, एक यूज़र खुद भी डिफ़ाइन कर सकता है। तो वो फिर जो है हमारे पास इस सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर वो होता है, और ये मेन फंक्शन के बाहर होता है यूजुअली हमारे पास। ये एक सैम्पल सी प्रोग्राम है, एक सिंपल सा। आप देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज, ठीक है। या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपाइलर के लिए नहीं होगा। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, stdio.h है क्या? ये बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है सी लैंग्वेज की, जिसमें सी लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट सारे बिल्ट इन फंक्शंस पड़े होते हैं, ठीक है। तो नीचे जो ये आप printf देख रहे हैं, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसका काम पहले से सी को समझाया जा चुका है कि इसने क्या करना है, इसने प्रिंटिंग करनी है। ये किसने समझाया है? ये जनाब जिसने सी बनाई है, यानी डेनिस रिची साहब ने, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, हम printf को डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं कि ये printf जो है वो काम कैसे करेगा। ये पहले से समझ जाएगा, किस चीज़ के ज़रिए से, इस stdio.h की मदद से वो जो है समझ जाएगा कि printf ने प्रिंटिंग करनी है, क्योंकि इसका कोड यहाँ पे डिफाइन है। इस तरह ये दूसरी लाइब्रेरी conio.h, ये बेसिकली आपके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पे मैं डालना भूल गया, वो है CLR-SCR। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, CLR-SCR। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके स्क्रीन को साफ करता है। तो अगर आप ये लाइब्रेरी नहीं डालेंगे तो फिर CLR-SCR को पहचानने से वो इनकार करेगा, वो कहेगा ये अनडिफाइंड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसकी डिक्शनरी नहीं है, सी का उसको मतलब ही सिरे से पता नहीं है। तो आपको CLR-SCR के साथ ऊपर हैश इंक्लूड conio.h की लाइब्रेरी ज़रूर लगानी है, ठीक है। तो ये बीच का जो पोर्शन है बेसिकली ये हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल सिंपल सा है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें मैं डिक्लेरेशन भी करना चाहूँ, ठीक है, तो वो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर a, और a को मैं 5 की वैल्यू देता हूँ। फिर मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पे इंटीजर b, और b को जो है मैं 10 की वैल्यू देता हूँ, ठीक है। फिर मैं करता हूँ सम में इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास अभी ये जो है मेन फंक्शन के अंदर, अगर ये मैं करूँगा तो इसको हम कहेंगे कि ये डिक्लेरेशन सेक्शन है और ये एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास इसमें सब प्रोग्राम सेक्शन है वो इस प्रोग्राम के अंदर फ़िलहाल नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके हम फिर डिटेल के साथ इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम शुड बी इनक्लोज्ड विद दिस सिंबल्स, ठीक है। तो ये जो सिंबल है बेसिकली ये कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हैं। एक से ज़्यादा लाइनों में जब आप कमेंट करते हो तो आप ये स्लैश लगा के, स्टेरिक लगा के, फिर जो है उसके अंदर ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन मिसाल के तौर पे, फिर आप इसको बंद करना चाहते हो तो पहले स्टेरिक लगा के फिर ये स्लैश लगाओगे तो ये एंड हो जाएगा। और कमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट फॉर द कंपाइलर, जस्ट फॉर द प्रोग्रामर। ये सिर्फ प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, ये कंपाइलर इन चीज़ों को इग्नोर करता है। और अगर एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि सिंगल स्लैश से हम डालते हैं, ये सिंगल स्लैश जो है इसकी मदद से डबल स्लैशेस हम डालते हैं, और इसके अंदर फिर जो भी हम एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन, तो वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हमें 5 लाइनों का कमेंट लिखना है तो हर एक लाइन के सामने हमने हर मर्तबा ये डबल स्लैशेस लगाने होंगे। और मल्टी लाइन कमेंट में ये होता है कि आप 10 लाइनों का कोड भी लिखें तो सिरे में शुरू में ये डाल दें और आखिर में ये डाल दें, तो वो सारे 10 के 10 लाइन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। printf का मैंने आपको बताया इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है सी लैंग्वेज में। मैन इज़ अ फंक्शन फ्रॉम विच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स, ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और बाकी stdio.h का मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया कि ये इसकी मिसाल एक डिक्शनरी की तरह होती है, जिसमें
हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है। जब वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो उसकी लाइब्रेरी हम ऊपर ज़रूर डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ होती हैं। आप एक प्रोग्राम के अंदर 4-5 लाइब्रेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे stdio जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है, तो वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। CLR ACR अगर आप कोई क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन यूज़ करना चाहते हो तो उसके साथ conio.h लगाओगे। अगर आप मैथमेटिक्स के कोई फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, जैसे स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है हमारे पास, फ्लोर का फंक्शन है, सील का फंक्शन है या बने बनाए फंक्शन है, तो उसके लिए आप मैथ हैश इंक्लूड के साथ math.hv लगाओगे। ठीक है, इस तरह बहुत सारे और हैं हमारे पास, वो आगे जाके हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और हैश इंक्लूड जो है इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इसकी जानिब हम आएंगे, लेकिन पहले कुछ और टॉपिक्स है जो कि मैं चाहता हूँ कि हम इससे पहले पढ़ लें, तो फिर इसकी जानिब आके हम डिटेल के साथ इस चीज़ को भी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आप ये देख लें कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस सी और C++ लैंग्वेज। देखिए C++ लैंग्वेज जो है ये सी लैंग्वेज की एक एडवांस किस्म है। ठीक है, और ये जो है जैन स्टाउस्टब ने राउंड अबाउट 1979 या 1980 के करीब जो है इसने इसको बनाया था AT&T बेल लैब्स के अंदर। बाकी ये भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं सी लैंग्वेज की वो इसमें हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि C++ is a superset of C language and C language is a subset of C++। मतलब C++ का जो प्रोग्राम है वो C के कंपाइलर के ऊपर रन नहीं हो सकता, और जो C लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो C++ के कंपाइलर के ऊपर रन हो सकता है, क्योंकि C की सारी प्रॉपर्टीज C++ में मौजूद हैं, मगर C++ की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो C के अंदर मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो हम जैसे मैंने कहा था हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो दोनों में तकरीबन चीज़ें कॉमन हैं। तो अभी यहाँ पे बात आ रही है कि हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, या ख़ुसूसन C और C++ को हम कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्लोज एनालॉजी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे हम जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लेते हैं और हम इसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी ABC। ठीक है, उसके बाद जब हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीख जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके वर्ड्स बनाना सीखते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिलाते जाते हैं और उनसे जो है वो फिर वर्ड्स बनते जाते हैं। इसी तरह जब हम वर्ड्स बनाने सीख जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है सेंटेंसेस की। उन वर्ड्स को आपस में मिला के हम लोग एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं जो कि एक पूरा सेंस जो है वो प्रोवाइड करे किसी लिसनर को। उसके बाद जो सेंटेंसेस हम इकट्ठे करते हैं तो उससे बन जाता है एक अदद पैराग्राफ। और जब हम पैराग्राफ लिखना या बनाना सीख ले तो इसका मतलब हम इसी तरह छोटे छोटे पैराग्राफ लिख के एक पूरा जो मजमून है वो हम तैयार कर सकते हैं, ये पूरी जो कहानी है वो हम लिख सकते हैं। तो मतलब हम लैंग्वेज सीख गए। सेम इज़ द केस विद C एंड C++ लैंग्वेज और एनी कंप्यूटर लैंग्वेज एज वेल। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको हम यहाँ पे C या C++ का कैरेक्टर सेट बोलते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को। तो C या C++ के जो कैरेक्टर्स हैं उनको, या अल्फ़ाबेट्स हैं उनको C लैंग्वेज और C++ कैरेक्टर सेट बोलते हैं। उसके बाद जब हम ये सीख जाएंगे C या C++ का कैरेक्टर सेट, तो फिर हम उसके वर्ड्स बनाना सीखेंगे। C में भी वर्ड्स बनते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा कि C के वर्ड्स क्या हैं और कैसे बनते हैं और कितनी टाइप्स हैं। तो जब हम वर्ड्स बनाने सीख जाते हैं तो वहाँ पे सेंटेंसेस, और यहाँ पे जो है हमारे पास इसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं।
क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक बेजान मशीन है, तो उसके लिए सेंस क्या होगा, किसी चीज़ को सेंस करना, उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा कि आप इसको एक इंस्ट्रक्शन इशू करें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, उसको एक कमांड दें आप, तो वो उसके लिए एक सेंटेंस होगा, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं बल्कि हम उसको इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और इसी तरह हमारे पास प्रोग्राम, मतलब ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे एक अदद प्रोग्राम बन जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास छोटी छोटी हम कंबाइन करते हैं तो इससे प्रोग्राम बन जाता है। और फिर इसी तरह छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम कंबाइन करके उससे एक सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस छोटे छोटे जो है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पहले लिखने होते हैं, एडिशन के इंस्ट्रक्शंस, मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शंस, डिवीजन के इंस्ट्रक्शंस, और इस तरह बहुत सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो है उनके इंस्ट्रक्शंस। और फिर ये इंस्ट्रक्शंस बना के जो है ये मिलके एक एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, डिवीजन का प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह। और ये सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर। तो मतलब आप जो है वो लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से सीख गए हैं। तो हम भी इसी अप्रोच को आगे लेके चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सी के कैरेक्टर से स्टार्ट लेते हुए प्रोग्राम तक जाएंगे। और इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम्स बनाना सीख जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। कैरेक्टर सेट ऑफ सी और C++। तो सी या C++ के कैरेक्टर सेट, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कैरेक्टर है क्या। इट डिनोट्स एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट और अ स्पेशल सिंबल। ठीक है, ये जो है आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल को डिनोट करता है। यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, डिजिट्स भी 1 to 0, 0 to 9, अल्फ़ाबेट्स भी A to Z, और इस तरह स्पेशल सिंबल तो आप जानते ही हैं, जैसे कि स्लैश हो गया, हैश हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, @ हो गया। तो ये सारे कैरेक्टर में आते हैं। यूज़ दिस कैरेक्टर कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म वेरिएबल्स। इन कैरेक्टर को कंबाइन करके हम वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि सी या C++ जो है ये अलजेब्रा के साथ काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस खाता है। तो इसमें वेरिएबल्स भी हैं, इसमें कांस्टेंट्स भी हैं, इसमें ऑपरेटर्स भी हैं। तो वो सारा कुछ जो हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ चुके हैं वो सी के अंदर भी आपको नज़र आएगा। तो फिर क्या करते हैं हम इन कैरेक्टर्स, और बेसिकली इनको वर्ड्स बोलते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम ये कैरेक्टर्स कंबाइन करेंगे तो उनसे वर्ड्स बनेंगे, और वो वर्ड्स क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स वगैरह होंगे। तो इनके फिर एक ख़ास मीनिंग होती है, ठीक है। सो दीज कैरेक्टर्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म वेरिएबल्स। सी uses constants, variables, operators, keywords and expression as building blocks to form a basic C program or C++ program. The characters in C are grouped into the following two categories. C या C++ के जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं या जो हमारे पास इसमें कैरेक्टर मौजूद हैं, इनको दो कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। एक होते हैं सोर्स कैरेक्टर और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स। अच्छा, तो सोर्स कैरेक्टर क्या है? सोर्स कैरेक्टर हमारे पास बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, एंड ये मैंने यहाँ पे अलहदा से शो किए हैं, स्मॉल A to Z। तो ये सी में, इस सी के मुतालिक या C++ के मुतालिक हम कहते हैं कि सी और C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि ये हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि सी जो है वो कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट में फ़र्क करता है, दोनों यहाँ पे एक जैसे नहीं होते हैं,
ठीक है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि a इक्वल्स टू a, स्मॉल a, आप ये यहाँ पे नहीं कह सकते, दिस इज़ नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इस a और इस a की जो आस्की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इनकी आस्की वैल्यूज़ जो है वो आपस में मैच नहीं होती। आस्की वैल्यू क्या है? ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि एक इदारा है, उन्होंने बाकायदा हर एक अल्फ़ाबेट और हर एक ऑपरेटर को बाकायदा कुछ डिजिट्स या नंबर से रिप्रेजेंट किया है। चूँकि कंप्यूटर तो सारा डिजिटल है, वो तो डिजिट्स के ऊपर समझता है, तो इस वजह से इनको डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया गया है। और इनके डिजिट्स या जो आस्की कोड्स है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो हिंस स्मॉल कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल्स टू कैपिटल कैरेक्टर्स। इस तरह हम डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम 0 to 9। और इसी तरह कुछ स्पेशल सिंबल्स या कैरेक्टर्स भी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सोर्स कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, और वाइट स्पेसेस भी है डेफिनेटली। तो वाइट स्पेसेस में हमारे पास /b जो है ये ब्लैंक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, /t जो है ये हॉरिजेंटल टैब के लिए इस्तेमाल होता है, /v जो है ये वर्टिकल टैब के लिए इस्तेमाल होता है। टैब आप जानते हैं ये 5 कैरेक्टर्स का स्पेस जो है वो छोड़ता है, आपने वर्ड वगैरह में भी पढ़ा होगा। और ये डबल स्लैशेस जो ये बैक स्लैश के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंगल स्लैश और इसके साथ जो ये कॉलन है ये सिंगल कोट है। इस तरह डबल कोट्स के लिए हमारे पास ये स्लैश और ये डबल कोट्स का सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें